तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में हम लोग सेकेंड टॉपिक जो कि आपका देश में ऊर्जा की मांग है, इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे सेकेंड नंबर टॉपिक, तो सेकेंड टॉपिक है आपका देश में ऊर्जा की मांग, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा को भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा के गुण तथा दोष, इसके अलावा परमाणु नीति में आए नए रुझान और फिर एनपीटी और आपका सीटीबीटी, इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री यानी कि देश में ऊर्जा की मांग, इस वाले सेक्शन को हम लोग स्टार्ट किए थे। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग जो है वो देखे थे क्या क्या, एक बार इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देश में ऊर्जा की मांग, एनर्जी डिमांड क्या है वो हम लोग जाने। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा को हम लोग पढ़े थे, ऊर्जा संकट को हम लोग जाने। उसके बाद फिर हमारे देश में जो ऊर्जा की मांग है अलग अलग सेक्टर में, उसको हम लोग देखें। इसके बाद जो है वो हम लोग ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पे जो है इसका हम लोग विभाजन किए। तो ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पे इसका विभाजन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक में हम लोग पढ़ते हैं पारंपरिक ऊर्जा और एक में हम लोग पढ़ते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो पारंपरिक की बात करें तो ये आपका बहुत ही ट्रेडिशनल है और ये काफ़ी ज़्यादा सीमित मात्रा में है और ये जो है वो आपका अनवीकरणीय है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ये। और वहीं अगर हम लोग गैर पारंपरिक की बात करें तो ये आपका जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है और ये बहुत ही अधिक मात्रा में है, एकदम असीमित है। और इसको जो है वो हम लोग नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इसको भी हम लोग कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करें, नवीकरणीय और अनवीकरणीय की बात करें, तो इसके एग्जांपल में हम लोग बहुत सारे को रखते हैं शामिल। जैसे कि अगर हम लोग नवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो जैसे हो गया आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, बायो ईंधन को ही हम लोग जो है वो आपका जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाएंगे आपका जल विद्युत ऊर्जा, जिसको हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा जिसको जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा जो कि आपका टाइडल एनर्जी है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग जो है वो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में रखते हैं। किसको किसको? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा को ही वायु ईंधन कहा जा रहा है, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो है आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा है। वहीं अगर हम लोग पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत देखें जो कि आपका सीमित मात्रा में है, इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। इसमें आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, फिर आपका नेचुरल गैस है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा भी इसमें है। ठीक है ना, इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं और जो कि आपका पारंपरिक है यानी कि अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोलियम, नाभिकीय ऊर्जा, नेचुरल गैस। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को स्टार्ट किए थे और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में हम लोग जैव ईंधन जिसको बायो ईंधन भी कहा जा रहा है, इसके अलावा फिर हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, फिर पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा जो है हम लोग जल विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, भूतापीय ऊर्जा पढ़ेंगे और आपका ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी को शामिल करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपका जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स जिसको बायो ईंधन भी कहा जा रहा है, ठीक है ना, इसकी बात करेंगे। तो हम लोग जाने थे कि जो आपका कार्बनिक पदार्थ है इससे उत्पादित किए जाने वाले हाइड्रोकार्बन जो फ्यूल्स है इसी को ही जैव ईंधन कहा जा रहा है। इन सभी के बारे में देखे थे हम लोग। इसके अलावा हम लोग जाने थे कि जैव ईंधन के प्रकार की बात करें तो वो आपका 4 प्रकार का है। बायो इथेनॉल है। बायो इथेनॉल क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जिसमें स्टार्च पहले से मौजूद होता है तो उसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रक्रिया यानी कि किण्वन प्रोसेस से जो है वो हम लोग उसको बायो इथेनॉल उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ये हम लोग जाने थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेकेंड इसका जो प्रकार है वो है आपका बायोडीजल। और बायोडीजल में हम लोग जाने थे कि जो आपका गैर खाद्य वनस्पति तेल है या फिर जो वसा पशु वसा है यानी कि फैट है, इसको जब हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजारते हैं तो आपका बायोडीजल प्राप्त होता है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो आपका बायोगैस होता है और बायोगैस में हम लोग जाने थे कि जो आपका पशु और जो खाद्य अपशिष्ट है इसमें हम लोग अवायवीय श्वसन कराते हैं। अवायवीय श्वसन क्या होता है उसको थोड़ा सा आप 1 मिनट समझ लीजिए, ये क्या होता है सो। ठीक है,
तो हमेशा ये वर्ड आप सुनते होंगे, अवायवीय श्वसन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है आपका एनारोबिक, ठीक है ना, और एक होता है आपका एरोबिक। तो एनारोबिक मतलब अवायवीय, और श्वसन मतलब होता है कि हम लोग मतलब उसमें ना मतलब कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहाँ पे रहेगा, तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। देख लीजिए, जैसे अगर आप बात करते हैं अवायवीय अपघटन की, यानी कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन की, तो कोई भी जो जैविक पदार्थ है, जैसे कि आप कचरा ले लीजिए, गोबर ले लीजिए, या फिर खाद ले लीजिए, इसको बिना ऑक्सीजन के, बिना इसको ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गन्स, ये सभी इसको विघटित करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं अवायवीय अपघटन। उसी प्रकार होता है आपका अवायवीय श्वसन। यहाँ पे क्या होता है कि O2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके बाद ये लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इससे जो है आपका अवायवीय श्वसन बोलिए या फिर अवायवीय अपघटन बोलिए, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आपका जैविक पदार्थ है, या फिर खाद्य अपशिष्ट हो गया, या फिर पशु अपशिष्ट हो गया, या फिर घर का कोई कचरा हो गया, इसमें बिना ऑक्सीजन के हम लोग छोड़ देते हैं ढककर, तो उससे क्या होता है कि जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं उसको विघटित करते हैं, तोड़ते हैं, और इससे जो है वो आपका बायोगैस का निर्माण होता है। और बायोगैस के निर्माण होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं CH4 यानी कि मीथेन का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसके अलावा आपका बायो स्लरी का भी निर्माण होता है। बायो स्लरी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा जैविक खाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है खेती करने के लिए। यहाँ तक हम लोग जो है वो पिछले क्लास में देख चुके हैं। इसके अलावा जाने थे हम लोग कि जो आपका एक है बायो हाइड्रोजन, और बायो हाइड्रोजन जो है वो आपका दो प्रोसेस से होकर बनता है, एक आपका गैसीकरण और एक आपका पायरोलिसिस। गैसीकरण मतलब गैसिफिकेशन की बात करते हैं। गैसिफिकेशन क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब देख लेंगे। फिर हम लोग देखे थे कि जैव ईंधन की पीढ़ियाँ, तो जिसमें हम लोग देखे थे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। पहला प्रथम जो पीढ़ी है उसमें क्या देखे थे कि जो आपका फर्स्ट जनरेशन है वहाँ पे हम लोग कोई फूड सामग्री लिए हैं और उसको कुछ प्रोसेस किए हैं, जैसे कि आपका किण्वन प्रोसेस किए हैं या फिर ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रोसेस किए हैं, और उससे हम लोग कुछ बाई प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं। वो बाई प्रोडक्ट क्या था, तो वो आपका बाई प्रोडक्ट था वो या तो इथेनॉल के रूप में था, या फिर हम लोग बायोडीजल के रूप में उसको प्राप्त कर रहे थे। क्लियर। जो आपका द्वितीय पीढ़ी का जो जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी है, यहाँ पे हम लोग द्वितीय पीढ़ी का अगर हम लोग बात करें जैव ईंधन की, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग किसी भी तरह का क्या लिए थे, कोई कृषि अपशिष्ट ले लिए थे, या फिर नगर पालिका का अपशिष्ट ले लिए थे, या फिर घर उरों का हम लोग जो भी कूड़ा करकट है, कचरा है, उसको ले लिए। इसको हम लोग गैसीकरण या फिर जो है वो पायरोलिसिस प्रक्रिया से इसको हम लोग जो है वो इसमें प्रोसेस से इसको गुजारे, देन इसके बाद जो है वो आपका ईंधन प्राप्त हुआ जैव ईंधन। और ये जो जैव ईंधन है ये आपका 3 फॉर्म में प्राप्त होता है। अब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम सब। यहाँ बोला जा रहा है कि जो आपका गैसीकरण जो प्रक्रिया है, गैसीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आपका जो भी कचरा है, सॉलिड जो फ्यूल है, जैव ईंधन जो है, मतलब जैव ईंधन बोल रहे हैं मतलब जो भी आपका ठोस ईंधन है, या समझिए ना कि जो भी घर का कचरा या फिर कृषि अपशिष्ट या फिर नगर पालिका अपशिष्ट है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में ऑक्सीजन रहता है। तो सीमित मात्रा में यानी कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की उपस्थिति में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है और बहुत ज़्यादा हीट को यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। देन इससे आपका एक गैस का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक गैस। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक गैस, गैस बोलते हैं। क्लियर। ये हो गया आपका गैसीकरण प्रक्रिया। वहीं आइए आपका पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या होता है। जब हम लोग जो आपका जो भी कृषि अपशिष्ट है या फिर नगर पालिका अपशिष्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन को पूरा हटा देते हैं और एकदम पूरा टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से भी आपका 3 तरह का जो है वो मतलब कि बाय प्रोडक्ट बनता है, यानी कि उत्पाद बनता है। एक आपका सॉलिड, एक आपका लिक्विड, एक आपका गैस, यानी कि तीनों फॉर्म में होता है ये सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो जो आपका ठोस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोचार, जो आपका द्रव होता है लिक्विड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो ऑयल, ठीक है। और जो आपका गैस होता है उसको बोलते हैं सिन गैस, यानी कि सिंथेटिक गैस की बात करते हैं हम लोग। सिंथेटिक गैस की बात करें तो आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या फिर आपका H2 हो जाएगा, या फिर आपका CO2 हो जाए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, ये सभी आ जाएगा। H2 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा, CO की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ये सभी गैस बनते हैं, और ये सभी तीनों की बात करें तो ये तीनों जो है वो आपका जैव ईंधन ही कहलाते हैं। क्लियर। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वितीय पीढ़ी का जनरेशन।
इसके बाद आ जाइए तृतीय पीढ़ी का जनरेशन। इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग जो है शैवाल जो है, जैसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं ना शैवालों की, तो इसमें शैवालों से जैव ईंधन बनाने की प्रक्रिया की बात की गई है। तो जब हम लोग जैव ईंधन का जो तृतीय पीढ़ी पढ़ते हैं तो इसमें शैवाल को लेते हैं और उससे जैव ईंधन बनाते हैं। अब देखिए शैवाल से जो है वो हम लोग 3 तरह का इसमें काम करते हैं। कौन तीन तीन काम कौन कौन है वो देख लीजिए। शैवाल से या तो हम लोग पहला डायरेक्ट तेल निकाल ले, ठीक है, या तो शैवाल से हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट ले लें, दूसरा काम, या फिर शैवाल से जो है वो हम लोग क्या ले लें, शैवाल को हम लोग गैसीकरण यानी कि गैसिफिकेशन प्रक्रिया से उसको गुजार दें। तो 3 काम कर सकते हैं। जो शैवाल है, शैवाल से हम लोग डायरेक्ट तेल निकाल सकते हैं, फिर इसका ट्रांस स्टेरिफिकेशन करेंगे तो इससे आपका बायोडीजल प्राप्त होगा। पहला काम कि शैवाल जो है इसको हम लोग शैवाल से तेल निकालें और तेल को जो है वो ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजारे तो आपको बायोडीजल प्राप्त हो जाएगा। वही दूसरा काम, शैवाल से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ले लें और वो उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो है वो किण्वन प्रोसेस से गुजारें। किण्वन प्रोसेस से गुजारेंगे तो किण्वन जो है वो आपका एक तरह से जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। किण्वन प्रोसेस में हम लोग 2 तरह का काम करेंगे, एक है आपका वायवीय, ठीक ना, और एक है आपका अवायवीय। वायवीय मतलब होता है एरोबिक और अवायवीय मतलब होता है एनारोबिक। वायवीय में होता है हमका आपका जो है श्वसन होता है और अवायवीय में आपका जो है वो अपघटन होता है। वायवीय में आपका एरोबिक में आपका क्या होता है, श्वसन होता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो मतलब कि सांस ले सकते हैं। यहाँ पे जो जीव जंतु है सो सूक्ष्म जीव की बात की जा रही है। और अवायवीय में जो है वो आपका अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की पूरा एकदम अनुपस्थिति होती है। तो हमेशा बोला जाता है, देखिए हमेशा बात किया जाएगा जब आपका अवायवीय अपघटन होगा यानी कि आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा तो इसमें जैविक पदार्थ जैसे कि कचरा हो गया, गोबर हो गया या फिर खाद हो गया, इसको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव इसको तोड़ देते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे अवायवीय अपघटन। और जब इसको तोड़ेंगे सूक्ष्म जीव तो इससे आपका इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इससे आपका इथेनॉल बनेगा, इससे आपका जो है वो बायोगैस ये सब बनेगा। बायोगैस में मुख्यतः हम लोग मीथेन गैस की बात करते हैं। और जो आपका वायवीय अपघटन है इसमें श्वसन हो रहा है, यानी कि इसको पूरा हम लोग ढक नहीं दिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं है, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति थोड़ा सा है, जिससे यहाँ पे क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है और इससे भी आपका इथेनॉल बनता है, इससे भी आपका जो है वो ब्यूटेनॉल का निर्माण होता है। तो ये दोनों काम याद रख लीजिएगा। तो किण्वन प्रोसेस यानी कि जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस है, यहाँ पे वायवीय एरोबिक और अवायवीय यानी कि आपका एनारोबिक दोनों प्रक्रिया करते हैं। वायवीय में हम लोग ऑक्सीजन को पूरी तरीके से हटाते नहीं हैं तो इससे आपका इथेनॉल और ब्यूटेनॉल का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय जो है वहाँ पे आपका अपघटन होता है और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को पूरी तरीके से उसको हटा देते हैं और उसके बाद जो है वो सूक्ष्म जीव इसको अपघटित करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो इससे आपका इथेनॉल का निर्माण होता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 काम, शैवाल से हम लोग डायरेक्ट तेल निकाले, तेल का हम लोग ट्रांस स्टेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है इससे हम लोग इसको गुजारेंगे तो इससे आपका बायोडीजल प्राप्त होगा। वहीं दूसरा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे शैवाल से, कार्बोहाइड्रेट को किण्वन प्रोसेस से गुजारेंगे जिसको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किण्वन प्रोसेस में हम लोग 2 तरह का काम देखेंगे, एक आपका वायवीय यानी कि एरोबिक और एक आपका अवायवीय यानी कि एनारोबिक। वायवीय में आपका श्वसन होगा और अवायवीय में आपका अपघटन होगा। वायवीय में जहाँ पे श्वसन हो रहा है यहाँ पे आपका इथेनॉल और आपका ब्यूटेनॉल का निर्माण होगा। वहीं जो आपका अवायवीय है यहाँ पे आपका अपघटन होगा और इससे आपका इथेनॉल और बायोगैस वगैरह का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए, इससे एक और काम कर सकते हैं, किससे, तो शैवाल से। 2 काम हम लोग देख चुके हैं। एक काम और भी है कि अगर हम लोग शैवाल का अगर हम लोग गैसिफिकेशन कर देंगे यानी कि गैसीकरण कर देंगे तो इससे आपका 3 तरह का जो है वो देखने को मिलेगा इससे बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो है वो उत्पाद इससे 3 तरह का निकलेगा गैसीकरण प्रक्रिया से गुजारने से। किसको, तो शैवाल को। एक आपका बनेगा सॉलिड, एक बनेगा आपका लिक्विड, एक बनेगा आपका गैस। तो जो आपका सॉलिड है इसको बोलते हैं हम लोग बायोचार, ये आपका क्या है, सॉलिड है। एक आपका सिन गैस, सिन डीजल नहीं बोलते इसको बोलते हैं सिंथेटिक डीजल। ये जो है वो आपका जेट फ्यूल है, ये ईंधन है। तो जेट फ्यूल मतलब कि जो आपका जेट जहाज वगैरह होता है ना, शिप जहाज, सुपरसोनिक जहाज, ये सभी जेट जहाज में जो है वो आपका इस गैस का यूज होता है।
मतलब इसी डीजल का यूज होता है, सिंथेटिक डीजल का यूज होता है, जो कि आपका जेट जहाज़ का फ्यूल होता है, ईंधन होता है, जो कि आपका ये लिक्विड फॉर्म में है। एक आपका गैस के फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक गैस, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोजन हो गया, H2 की बात कर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी हो जाएगा, या फिर कार्बन ये आपका मीथेन गैस भी CH4 भी हो जाएगा। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 या तो हाइड्रोजन, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 ये आपका मीथेन। ये 4 तरह का जो है वो यहाँ से बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। तो शैवाल से हम लोग 3 तरह का काम कर सकते हैं। तेल से तेल निकाल सकते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, या फिर इसका हम लोग डायरेक्ट गैसीकरण प्रक्रिया से गुजार सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मीन्स शैवाल लेकर तीनों में से कोई एक ही करेंगे और इससे जैव ईंधन प्राप्त करेंगे। तो शैवाल को लेंगे, शैवाल हमारे पास देखते हैं समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में है, तो शैवाल को लेंगे और वहाँ से ये तीनों काम में कोई एक काम करेंगे और इससे बहुत ही अधिक मात्रा में जैव ईंधन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके बाद देख लीजिए चौथा पीढ़ी आया ये जैव ईंधन का चौथा पीढ़ी आया, और जो चौथा पीढ़ी है इसको हम लोग बोलते हैं 4G टेक्निक, यानी कि 4th जनरेशन। इसमें जो है वो आपका GM यानी कि जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन, ये यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा विख्यात हो गया। इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन करके कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट का जो क्वांटिटी है उसको हम लोग बढ़ा देंगे शैवालों में, जो कि जो चाहिए वो, सिंपल सी बात है। अब बोला जा रहा है कि शैवाल में कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दीजिए, शैवाल में वसा यानी कि तेल को बढ़ा दीजिए, फैट को बढ़ा दीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट को लेंगे किण्वन प्रोसेस से वायवीय, और आपका अवायवीय प्रोसेस करने के बाद इथेनॉल, और आपका इथेनॉल साथ ही साथ ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा। वहीं अगर हम लोग फैट लें यानी कि वसा से, तो उससे हम लोग तेल निकालेंगे, इसका ट्रांसस्टेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका यहाँ से बायोडीजल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है शैवाल से ये हम लोग कितना ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो अगर शैवाल बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा हमारे पास, और शैवालों में अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट ये भी हम लोग के पास बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा, तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, जो है वो आपका जैव ईंधन हम लोगों को प्राप्त होगा, यानी कि बायोफ्यूल्स हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे ना कि जो जो आपका शैवाल है, शैवाल का जो जीन है वहाँ पे हम लोग जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन कर देंगे, और इसमें हम लोग कुछ ऐसा उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे बढ़ जाए या फिर फैट बढ़ जाए, जो चाहे वो बढ़ा सकते हैं, और इससे हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैव ईंधन का जो सुविधा है वो और बढ़ जाएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए, नोट में बताया गया कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक ना। तो इथेनॉल को हम लोग किस में मिलाते हैं, पेट्रोल में मिलाते हैं। फर्स्ट जनरेशन में मक्का गन्ना से बनाया जा रहा था। देखिए जब हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ बताया जा रहा है कि जो आपका फूड सामग्री है इसी में कुछ प्रोसेस करते हैं, किण्वन प्रोसेस या फिर ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रोसेस, और इससे हम लोग बाय प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे आपका मक्का और गन्ना का यूज कर रहे थे, बट ये इससे क्या हो जाता था कि हमारे देश में ऐसे भी फूड सिक्योरिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था उस समय, और वैसे में अगर हम लोग मक्का और गन्ना का बड़े पैमाने पे इस तरह का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं रहेगा, आपके पास खाने के लिए खाना ही नहीं है और आप ये सब काम कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है ना। तो फर्स्ट जनरेशन वाला जो है वो उस समय उतना ज़्यादा आप उसको लागू नहीं कर सकते थे, बेहतर होने के बावजूद भी। अब देख लीजिए, इसको जो भी हम लोग समझाए हैं उसको यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ज़्यादा आपको जानकारी लेना भी नहीं है। पहला देख लीजिए, बोला गया कि प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन, इसमें बोला गया कि इसके उत्पादन इनका जो उत्पादन है वो खाद्य स्रोतों जैसे कि गन्ना हो गया, मक्का हो गया, या फिर वनस्पति तेल इत्यादि के द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग मक्का लिए या फिर वनस्पति तेल लिए, दोनों में कोई भी ले सकते हैं। मक्का गन्ना में क्या करेंगे, हम लोग किण्वन प्रोसेस करेंगे, जो कि आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और इससे आपका बायो इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद वनस्पति तेल लेंगे, और वनस्पति तेल का हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया करेंगे, और इससे आपका बायोडीजल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग बात करें वनस्पति तेल, तो वनस्पति तेल में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि जट्रोफा, करंज या फिर महुआ का तेल, इन सभी की बात की जा रही है वनस्पति तेल, ठीक है ना। तो जट्रोफा, करंज, महुआ का तेल, इसकी बात की जा रही है, जिसका हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन करेंगे और आपका जो है वो बायोडीजल बन जाएगा। क्लियर। दूसरा पीढ़ी है, तो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके उत्पादन के लिए फसल अपशिष्ट या फिर खाद्य अपशिष्ट या फिर कार्बनिक अपशिष्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो फसल अपशिष्ट या फिर खाद्य अपशिष्ट या फिर कार्बनिक अपशिष्ट,
इन सभी का जो है वो यूज किया जाता है और इन अपशिष्टों के ताप रासायनिक अथवा जैव रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बायोडीजल अथवा इथेनॉल का जो है वो उत्पादन किया जाता है। ताप रासायनिक प्रक्रिया जिसमें आपका क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा आप कि जो आपका ताप रासायनिक जो प्रक्रिया है, ताप रासायनिक प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैसीकरण, और जैव रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोलिसिस। तो जो आपका गैसीकरण है ये आपका ताप रासायनिक अभिक्रिया है और इससे हम लोगों को सिन गैस यानी कि सिंथेटिक गैस और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। वही अगर हम लोग फसल अपशिष्ट देखें तो यहाँ से आपका इथेनॉल प्राप्त हो रहा है। क्लियर? इसको अगर वैसा याद नहीं भी रखिएगा तो सिंपल याद रखिए ना इतना कि जो आपका कृषि अपशिष्ट है, फसल अपशिष्ट है, या फिर जो आपका नागरिक अपशिष्ट है, या फिर आप देखते होंगे नगर पालिकाओं का अपशिष्ट, इसका जो है वो हम लोग गैसीकरण और इसका हम लोग पैरोलिसिस प्रक्रिया से जब इसको गुजारते हैं तब आपका जैव ईंधन प्राप्त होता है, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों रूप में हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल इतना याद रख लीजिएगा। कृषि अपशिष्ट का हम लोग ताप रासायनिक अभिकरण करते हैं यानी कि गैसीकरण करते हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन थोड़ा सा सीमित मात्रा में रहता है थोड़ा सा, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर कर देते हैं, देने से आपका सिंथेटिक गैस का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोकार्बन का। वहीं जो आपका फसल अपशिष्ट है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें गैस पूरे गैस इसमें हटा देते हैं और टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा पैरोलिसिस। तो टेम्परेचर को हाई कर दिए, थोड़ा सा गैस छोड़ दिए ऑक्सीजन, तो आपका गैसीकरण। टेम्परेचर को हाई कर दिए, ऑक्सीजन को पूरा हटा दिए, हो जाएगा पैरोलिसिस। सिंपल सी बात है और इसमें ध्यान मत दीजिए। यहाँ देखिए आप तृतीय पीढ़ी के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में देखिए। यहाँ बोला जा रहा है कि इनके उत्पादन के लिए शैवालों का प्रयोग किया जाएगा और शैवालों का उत्पादन जो है वो बड़े पैमाने पर करके उन्हें प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधनों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम हम लोग पीछे देखे हैं कि शैवाल से जो है वो आपका 3 तरह का काम कर सकते हैं। हम लोग क्या किया, तो इसे हम लोग डायरेक्ट तेल निकाल सकते हैं जिससे बायोडीजल निकालेंगे हम लोग ट्रांसएस्टरिफिकेशन के द्वारा, या फिर शैवाल से कार्बोहाइड्रेट को लेंगे जिसको हम लोग किण्वन प्रोसेस करेंगे वायवीय और आपका अवायवीय, जिससे आपका इथेनॉल ब्यूटेनॉल वायवीय से और इथेनॉल अवायवीय से। फिर इससे हम लोग शैवालों से गैसीकरण करेंगे जिससे आपका सिंथेटिक गैस, सिंथेटिक डीजल और आपका बायोचार का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? ये तीनों काम कर सकते हैं हम। चतुर्थ पीढ़ी में बताया गया था कि इसके उत्पादन के लिए जीन संवर्धित यानी कि जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन जो शैवाल है उसका उपयोग हम लोग करेंगे। और इसमें कैसे शैवालों का, जिसमें हम लोग उसमें कुछ उसका डीएनए में चेंजिंग कर देंगे, जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन कर देंगे और उससे उसमें कार्बोहाइड्रेट को या फिर फैट को बढ़ा देंगे उसका मात्रा को, और इससे जो है वो फिर हम लोग आपका जैव ईंधन प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था 2018 में। तो एक नीति आया था जिसका नाम है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, और ये नीति कब आया था, तो याद रखिएगा ये जो नीति है वो आपका 2018 में आया था। तो बोला जा रहा है कि इस नीति की महत्वपूर्ण बातें जो है वो निम्नलिखित है। क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला बात कि इस नीति के तहत जैव ईंधन को 3 श्रेणियों में रखा गया है। तो जो आपका जैव ईंधन है यानी कि बायोफ्यूल्स है, इसको 3 श्रेणी में, 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला कैटेगरी प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन अथवा मूल जैव ईंधन। तो पहला कैटेगरी में जो आपका फर्स्ट जनरेशन के जैव ईंधन है जिसको मूल जैव ईंधन कहा जा रहा है, इसको रखा गया है। सेकेंड जो कैटेगरी है इसमें सेकेंड जनरेशन के जैव ईंधन जिसको हम लोग विशिष्ट जैव ईंधन कह रहे हैं, इसको रखा जा रहा है। और जो आपका तीसरा कैटेगरी है इसमें तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन को शामिल किया गया है। चौथे की फोर्थ जनरेशन का भी बात नहीं किया गया है। तो पहले कैटेगरी में प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन को, दूसरी कैटेगरी में सेकेंड पीढ़ी के जैव ईंधन को, और तीसरी कैटेगरी में थर्ड जनरेशन के जैव ईंधन को रखा गया। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यह नीति जो है वो इथेनॉल की उत्पादन के लिए गन्ने का रस, चुकंदर, मक्का, ज्वार जिसको हम लोग स्वीट सोरगम कहते हैं इसको, फिर कसावा, फिर टूटे हुए अनाज जैसे कि गेहूं और चावल, सड़े हुए आलू, इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है। तो बोला गया है कि आप ये जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था 2018, इसमें बोला था कि आप इथेनॉल का उत्पादन कीजिए और जिसके लिए आप गन्ने का रस, चुकंदर, मक्का, ज्वार जिसको हम लोग स्वीट सोरगम कहते हैं इसका यूज कीजिए, कसावा का, टूटे हुए अनाज का जिसमें गेहूं चावल है, सड़े हुए आलू का, इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल
को बनाने में। क्लियर। फिर इसमें और नया पॉइंट बोला गया है कि जो अधिशेष खाद्य उत्पादन है, तो अधिशेष खाद्य उत्पादन की अवस्था में यह नीति अधिशेष अनाजों को इथेनॉल उत्पादन हेतु इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। तो सिंपल सी बात है, तो अधिशेष अगर आपके पास सरप्लस होगा अगर सरप्लस खाद्य उत्पादन होगा, यानी कि इतना जो है वो फूड ग्रेन्स आपके पास हो जाएगा कि आप अपने नागरिकों को दे भी पाए, थोड़ा सा स्टोर भी कर पाए, और उसके बाद जो आपके पास जो बच रहा है आप उसका जो काम है किस में कर लीजिएगा, तो आप जो है वो बायोफ्यूल्स बनाने में उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि अधिशेष खाद्य उत्पादन की अवस्था में जब अधिशेष खाद्य उत्पादन होगा तो वैसी स्थिति में जो है वो ये नीति अधिशेष अनाजों को इथेनॉल उत्पादन करने के लिए जो है वो इजाज़त देगी। चौथा पॉइंट देखिए, तो चौथा पॉइंट बोला गया है कि यह नीति गैर खाद्य तेलों एवं उपयोग कर लिए गए खाद्य तेलों या फिर जट्रोफा, करंज, महुआ आदि के प्रयोग के द्वारा बायोडीजल उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगी। तो ये जो नीति है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो 2018, ये बोलती है कि जो आपका गैर खाद्य तेल है उसका उपयोग, गैर खाद्य तेल हो गया वो, या फिर जो यूज कर लिया गया है खाद्य तेल उसका, या फिर जट्रोफा, करंज, महुआ, इन सभी का आप प्रयोग कीजिए और इससे आप बायोडीजल उत्पादन कीजिए। अगला पॉइंट देखिए, इसमें बोला गया है कि यह नीति जो सेकेंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी, इसके जैव ईंधन के उत्पादन हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करती है। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत जो सेकेंड जनरेशन का जो जैव ईंधन है उसको बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये का ये प्रावधान करती है, जो कि 6 वर्षों में सेकेंड जनरेशन जैव ईंधन उत्पादन हेतु खर्च की जाएगी। तो 500 करोड़ केवल सेकेंड जनरेशन से जैव ईंधन बनाने की बात करता है, 6 साल के लिए उतना खर्च करेगा। फिर इसमें देख लीजिए छठा पॉइंट, कि 2G जैव ईंधन रिफाइनरी को अतिरिक्त टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा। यानी मतलब आप उत्पादन कीजिए और आपको टैक्स में भी कुछ थोड़ा बहुत कमी किया जाएगा, आपसे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन का जो जैव ईंधन रिफाइनरी है इसको अतिरिक्त टैक्स में भी छूट देने का बात कहा गया है कि छूट में भी आपको जो है वो लाभ दिया जाएगा। नोट यहाँ देखिए, तो बोला गया कि भारत में पहली जो है वो सेकेंड जनरेशन का जैव ईंधन रिफाइनरी की स्थापना 2018 में ही किया गया था, उड़ीसा के बाड़गढ़ जिले में, और जिसका नाम क्या है, BPCL, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत में पहली बार जैव ईंधन रिफाइनरी बनाया गया था जो कि सेकेंड जनरेशन के ऊपर आधारित था। यानी कि सेकेंड जनरेशन की बात करें तो हम लोग जो देखते हैं कृषि अपशिष्ट या नगर पालिका अपशिष्ट या फिर जो है वो फलों का अपशिष्ट, इसको लेकर ताप रासायनिक प्रक्रिया यानी कि गैसीकरण और जैव रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि पैरोलिसिस, इसके द्वारा आप जो है वो बायोफ्यूल्स बनाइए, जैव ईंधन का निर्माण कीजिए। और इसके लिए जो है वो सबसे पहले उड़ीसा में ही एक जिला है बाड़गढ़, उस जिला में BPCL का स्थापना किया गया, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्थापना किया गया। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया है। फिर देख लीजिए यहाँ पे नोट में कुछ बातें कही गई है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, उसको अभी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो बोला गया है कि नोट में कि फर्स्ट जनरेशन में मक्का और गन्ना से इथेनॉल बनाए जाते थे। तो सिंपल बात है कि फर्स्ट जनरेशन से हम लोग जो है वो इथेनॉल का निर्माण करते थे, जो कि मक्का और गन्ना के द्वारा बनाया जाता था। और इससे क्या है कि आपका फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस होगा, देन हम लोग फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी देख लीजिए फोर्थ जनरेशन का भी यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन का यूज़ कर सकते थे पहले, लेकिन हमारे पास क्या था कि खाद्यान्न अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम लोग फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन की तरफ शिफ्ट कर गए। सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि जैव ईंधन और खाद्य सुरक्षा, इस टॉपिक को जोड़ा जाएगा कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो जैव ईंधन और खाद्य सुरक्षा, इसको देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि भारत में जैव ईंधन के उत्पादन में खाद्य अनाजों के उपयोग से खाद्य सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरे देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भारत जैसे देश में जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए आप खाद्य अनाजों का उपयोग कीजिएगा, तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा के लिए या फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे पास
उसके समक्ष क्या हो जाएगा, गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल सी बात है। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधनों के उत्पादन हेतु खाद्य उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी का जो है जैव ईंधन, इसको बनाने के लिए खाद्य उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि गन्ना है, गेहूँ है, मक्का है, इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देख लीजिए, जैव ईंधन सामग्री के रूप में इनके प्रयोग से भारत की बड़ी जनसंख्या के समक्ष भूखमरी और कुपोषण की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे में यहाँ पे खाद्यान्न की हमेशा जो है वो आवश्यकता होती रहती है। और ऐसे में अगर यहाँ पे हम लोग जो है वो फर्स्ट जनरेशन के तहत हम लोग खाद्यान्न से आपका बनाने लग जाए जैव ईंधन, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे देश में भूखमरी और कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है कि जैव ईंधन की बढ़ती मांग के कारण खाद्य बाजार में मुद्रास्फीति उच्च भी हो जाएगी। तो जैव ईंधन के लिए क्या हो जाएगा, जैव ईंधन का मांग बढ़ेगा, जिसके कारण जो है खाद्य बाजार में आपका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन वाला जो है वो पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई है वो उच्च हो जाएगी, और जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए वो एक तरह से क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और जिससे आपका गरीबी, भूखमरी की जो समस्या है ये और भी ज़्यादा गहरे रूप से प्रभावित होगी। तो क्या बोले हम, सिंपल सी बात बोला गया है कि भारत में जैव ईंधन के उत्पादन में खाद्य अनाजों के उपयोग में खाद्य सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरे देखने को मिल सकते हैं, और प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधनों के उत्पादन हेतु खाद्य उत्पादों का प्रयोग किया जाता है, और ऐसे में जैव ईंधन सामग्री के रूप में इनका प्रयोग करने से भारत की बड़ी जनसंख्या के समक्ष भूखमरी और कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जैव ईंधन की बढ़ती मांग के कारण खाद्य बाजार में मुद्रास्फीति जो है वो उच्च हो जाएगी, और जो भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी, भूखमरी की समस्या को गहरे स्तर तक वो प्रभावित करेगी। आगे देखिए, यहाँ पे आगे बोला गया है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में खाद्य बनाम ईंधन के संघर्ष से बचने के लिए अधिशेष उत्पादन वाले खाद्य पदार्थ तथा अपशिष्ट खाद्य पदार्थ के उपयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग का राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति आया था 2018 में, इस नीति में क्या बोला गया कि आपका एक तरफ खाद्य है और एक तरफ आपका ईंधन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका फूड वर्सेस फ्यूल ये है, तो दोनों में अगर एक भी कम हो जाएगा, ये कम तो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कम तो इसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों के बीच के संघर्ष को कम करने के लिए क्या किया गया कि जो आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लाया गया 2018 में, इसमें बात बोला गया कि ठीक है भैया, आप जैव ईंधन बनाइए, लेकिन आप किसका बनाइएगा, तो जब हमारे देश में अधिशेष उत्पादन होगा, तो अधिशेष जो उत्पादन जो हो रहा है उसको आप जैव ईंधन बनाने में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे देश में अवशिष्ट खाद्य पदार्थ है, जो कि वेस्टेड है, उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं जैव ईंधन बनाने के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया कि 2G जैव ईंधन रिफाइनरी के माध्यम से कृषि अपशिष्टों के द्वारा जैव ईंधन उत्पादन में प्रोत्साहन दिया गया। और बोला गया कि जो आपका हम लोग फर्स्ट जनरेशन में तो बोला गया कि कृषि उत्पाद से ही हम कृषि जो है वो इससे बनाएंगे, क्या बोलते हैं, कृषि अपशिष्ट से ही हम लोग बनाएंगे, या फिर फूड सामग्री से ही हम लोग बनाएंगे। लेकिन सेकेंड जनरेशन में बोला गया कि हम लोग कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट, या फिर जो है वो फल व सब्जियों का अपशिष्ट, इसको लेकर इसको गैसीकरण या फिर पायरोलिसिस प्रोसेस से हम लोग जैव ईंधन बनाएंगे। तो बोला गया कि जो सेकेंड जनरेशन वाला जो आपका जैव ईंधन रिफाइनरी है, उसी के माध्यम से कृषि अपशिष्टों के द्वारा जैव ईंधन का जो उत्पादन है उसको ये प्रोत्साहित किया गया। ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे नोट में दिया हुआ कि जैव ईंधन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो जैव ईंधन जो है वो आपका ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, और इसको पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा और समुद्र ऊर्जा के साथ ही जोड़कर लिखना है। तो अगर आप कभी भी आंसर लिखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, अगर आप कभी भी आंसर लिखिएगा जैव ऊर्जा का नहीं, मतलब कभी भी अगर आप नवीकरणीय या फिर जब गैर नवीकरणीय की बात की जाएगी, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा की। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा जिसको वायु ईंधन भी कहा जा रहा है, इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है। तो जब इसमें आप आंसर लिखिएगा तो उसमें भी आप इसका जिक्र कीजिएगा।
तो सब अगर आप कभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में अगर आंसर लिख रहे हैं तो सभी पॉइंट को, ये 6-7 को जो जो नाम दिए हैं इन सभी का जिक्र कीजिएगा। और वहीं अगर जब आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में लिख रहे हैं तो अगर आपके ऊपर कोयला के ऊपर लिखने के लिए आया आंसर, तो कोयला में थोड़ा सा डायमेंशन पेट्रोलियम का भी ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा डायमेंशन आप जो है वो नाभिकीय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट कीजिएगा, थोड़ा सा प्राकृतिक गैस की तरफ भी शिफ्ट कीजिएगा कि वैकल्पिक में इसके विकल्प के रूप में हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी के रूप में, ठीक ना, इस तरह करके, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग एक कार्यक्रम देखते हैं जिसको बोला जा रहा है इथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम। तो इथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम जिसको EBP कहा जाता है, इथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो है वो इथेनॉल के यहाँ पे 10% और एक में बोला जा रहा है कि इथेनॉल को 20%। मतलब क्या है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि इथेनॉल को जो है ना वो हम लोग पेट्रोल के साथ मिलाते हैं। तो इथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम, इसमें हम लोग जो है वो पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है कि शुरू में क्या था ना कि शुरू में 8.5% से लेकर 10% एथेनॉल को रखते हैं, पेट्रोल में मिलाते हैं। मतलब कि जो पेट्रोल मान लीजिए कि आपका 100% ये है, तो 100% पहले था, तो 100% करना है, तो 100% में मान लीजिए 10% जो है वो आपका ये हो गया इथेनॉल को डाल दिए, और आपका जो 90% है वो आपका पेट्रोल को मिला दिए। इससे क्या होगा कि पेट्रोल का जो दाम है उसमें भी थोड़ा सा कमी आएगा, और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, क्यों होगा, तो ये भी या इसको ध्यान में आप रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में हम लोग जो है वो E10 मतलब इथेनॉल 10, जिसमें मतलब कि पेट्रोल में 8.5% से लेकर 10% तक एथेनॉल को मिलाते थे। फिर बाद में जो है वो हम लोग पेट्रोल में 20% एथेनॉल जो है वो मिलाने का लक्ष्य रखे हैं, और ये हम लोग टारगेट रखे हैं कि ये 2030 तक था, बट अभी फिर इसको कम करके हम लोग 2025 तक ही ला दिए थे। तो सिंपल से बात है कि पेट्रोल को इथेनॉल में इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना है। तो पहले 8.5 से लेकर 10 तक, और अभी 20% का टारगेट रखा गया है। तो यहाँ जो है EBP यानी कि इथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण करना है। तो पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना है, जिससे सीधे तौर पर क्या होंगे, 2 तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। पहला लाभ कि पेट्रोल के आयात में कमी आएगी, और जिससे देश को करोड़ों डॉलर का फायदा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पेट्रोल को आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, और जब इसको हम लोग आयात करेंगे तो दूसरे देशों से जब हम लोग खरीदेंगे तो बदले में हम लोगों को डॉलर देना पड़ेगा। तो जिससे हमारा जो है वो BOP यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, इसमें थोड़ा सा पैसा कमी होगा। जब हम लोग पेट्रोल का आयात थोड़ा कम करेंगे तो जो है हम लोग का आयात में जाने वाला जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन थोड़ा सा भी कम, आपका करोड़ों डॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जब अगर पेट्रोल में आप इथेनॉल को मिलाइएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश को जो आयात हो रहा है पेट्रोल उसमें आपका कम होगा, और जिससे आपका हमारे देशों को करोड़ों डॉलर का फायदा होगा। दूसरा बात बोला गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, और इससे पर्यावरण ये भी बेहतर होगा। तो पेट्रोल हम लोग गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह करके अन्य गैस, बहुत सारे गैस निकलते हैं। तो जब हम लोग इथेनॉल यूज करेंगे थोड़ा सा पेट्रोल में भी, तो इससे क्या होगा, आपका कार्बन का जो उत्सर्जन का जो दर है ये भी थोड़ा सा कम होगा, और इस तरह से आपका ये इको फ्रेंडली हो जाएगा। अब देख लीजिए जैव ईंधन के लाभ बहुत सारे हैं, और ये जो लाभ यहाँ पे लिखे हुए हैं ये डिटेल से नहीं लिखा हुआ, इसको आप खुद अपने लैंग्वेज में ही इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। यहाँ पे केवल कीवर्ड लिखा गया है। जैसे कि जैव ईंधन की लाभ की बात कीजिएगा, तो पहला लाभ है कि ये क्या है, तो ये आपका पर्यावरण मित्र है, यानी कि इको फ्रेंडली है। जैसे कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसों की बात करें तो ये इसके उत्सर्जन में कमी लाता है। तो जो भी आपका ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण यहाँ पे हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो उसमें ये कमी लाता है जैव ईंधन। तो एक तरह से ये पर्यावरण मित्र हो गया हमारे लिए, इको फ्रेंडली है। ये आयात निर्भरता में भी कमी लाता है। हम लोग अब पेट्रोल के लिए दूसरे देशों में आयात करते थे, तो ये आयात निर्भरता, दूसरे देशों के ऊपर हम लोग निर्भर रहते थे आयात करने के लिए भी, तो उसमें भी ये कमी लाएगा आयात निर्भरता में भी। थर्ड नंबर पॉइंट कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश एवं अवसंरचना निर्माण करेगा। तो ग्रामीण यानी कि जो रूरल क्षेत्र है, एरियाज है, वहाँ पे भी इन्वेस्ट होगा, और वहाँ पे भी जो है वो आपका अवसंरचना का निर्माण होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वहाँ पे भी।
चौथा पॉइंट, ये आपका रोजगार सृजन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इसके अलावा फसल अपशिष्टों से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। तो जो भी फसल अपशिष्ट थे उनको पहले किसान लोग जला देते थे, या फिर फेंक देते थे, या फिर उसको खाद के रूप में यूज कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो आपका फसल अपशिष्ट है ये किसानों लोगों से खरीदा जाएगा, और किसानों को इससे क्या होगा, आय होगा। क्यों खरीदा जाएगा? क्योंकि इससे जैव ईंधन बनाया जाएगा। फिर देख लीजिए, बेहतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये हो जाएगा इससे, यानी कि जो भी आपका वेस्टेज है इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से हो जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा बहुत ही बेहतर तरीके से। इसके अलावा हम लोग का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ भी है, वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है वो हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग बायोगैस के बारे में देख लेते हैं कि ये जो हम लोग बार बार बायोगैस की बात कर रहे हैं, ये आपका बायोगैस आखिर होता क्या है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, तो बायोगैस यहाँ पे देख लीजिए, तो बोला जा रहा है कि बायोगैस का उत्पादन बायोमास के अवायवीय अपघटन के द्वारा किया जाता है, और बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है। यहाँ पे फिर एक वर्ड आया है, अवायवीय अपघटन, यानी कि अवायवीय अपघटन यानी कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन। फिर बताएंगे यहाँ पे वही बात कि जो आपका जैविक पदार्थ है, जैसे कि कचरा हो गया, गोबर हो गया, खाद हो गया, इसको बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मैक्रो ऑर्गन्स है यानी कि सूक्ष्म जीव, इसको तोड़ते हैं, विघटित करते हैं, और जिससे आपका बायोगैस का निर्माण होता है, जो कि आपका मीथेन और CO2 के फॉर्म में निकलता है। इसके अलावा इसी से आपका बायो स्लरी यानी कि खाद का भी निर्माण होता है, जो कि कृषि में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो बायोगैस का निर्माण, जो उत्पादन है, वो बायोमास के अवायवीय अपघटन के द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, जब कार्बनिक पदार्थों यानी कि जो भी पदार्थ है, सभी पदार्थों में कार्बन की एक निश्चित मात्रा देखने को मिलती है। तो कार्बनिक पदार्थ यानी कि हर एक पदार्थ, तो आप हर एक पदार्थ की बात कीजिएगा, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, ठीक ना, वो उसमें क्या होता है, कार्बन के तत्व होते ही होते हैं। आप निर्जीव की बात कीजिए, लकड़ी की बात कीजिए जो डेड हो गया है, बेंच की बात कीजिए, आप सोफ़ा की बात कीजिए, बेड की बात कीजिए, गाड़ी की बात कीजिए, या मिट्टी के बर्तन की बात कीजिए, सभी में आपका कार्बनिक पदार्थ है, सभी उसमें कार्बन के अंश देखने को मिलते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जब कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पशु अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट इत्यादि का अपघटन यानी कि जो है वो आपका डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे एब्सेंट होगा, उसके अनुपस्थिति में विभिन्न गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्यतः करके मेनली 75% से ज़्यादा मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बायोगैस सीधे तौर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल सी बात बोला गया है कि जब कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पशु अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट इत्यादि का डिकम्पोजिशन करते हैं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इससे अलग अलग गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, और इस मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस 75%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैस निकलते हैं। तो ये जो आपका बायोगैस निकल रहा है, इसको हम लोग सीधे तौर पर ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसे जो है वो इसे जो है वो उपचारित करके CO2 की मात्रा को कम किया जा सकता है, और बायोमीथेन का उत्पादन किया जा सकता है। तो देख लीजिए, इसको उपचारित करके यानी कि इसको किसी लैब में ले जाकर, या जो भी आपका प्रोसेस है, इससे आपको गुजारने के बाद CO2 की जो मात्रा थोड़ा सा इसे कम कर देंगे, और CO2 की जो मात्रा इसमें ज़्यादा बताया ना अभी आपका, इसमें मीथेन गैस और CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसके बाद जो है वो हम लोग इसको जो है वो लैब वगैरह में ले जाकर इसका CO2 का जो लेवल है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, और CO2 का लेवल जैसे कम हो जाएगा वैसे ही आपका जो है वो बायोमीथेन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो बायोमीथेन गैस यहाँ से आपका उत्पादन हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। आगे देख लीजिए, भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रचुर संभावना है। तो भारत जैसे देश में जो आपका बायोगैस है, इसका उत्पादन का जो है वो प्रचुर संभावना है, क्योंकि यहाँ पे पशुधन बहुत बड़ी संख्या में है। तो हमारे यहाँ पशुधन बहुत अधिक मात्रा में है, कई सारे लोग तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वगैरह करते हैं, तो इससे जो है वो आप बायोगैस का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक ना, ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। थोड़ा सा और देख लीजिए, जैव ईंधन यहाँ तो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। इससे थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिए,
अभी हम लोग बार बार पायरोलिसिस प्रोसेस की बात कर रहे थे, जैसे हम लोग गैसीकरण प्रक्रिया की बात करें उसी तरह हम लोग पायरोलिसिस की बात करेंगे। तो पायरोलिसिस में सिंपल मान लीजिए ना आपकी कोई कचरा है, जैसे कि कोई प्लास्टिक वगैरह हो गया, इसको हम लोग ईंधन के रूप में चेंज कर देंगे, इसको हम लोग फ्यूल के रूप में चेंज कर दे रहे हैं, यही आपका पायरोलिसिस प्रोसेस है। गैसीकरण में टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे और ऑक्सीजन वहाँ पे एकदम थोड़ा सा देंगे और इससे आपका ईंधन बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गैसीकरण। वहीं पायरोलिसिस प्रोसेस में क्या करेंगे कि टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन को एकदम हटा देंगे, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इससे आपका फ्यूल बनेगा जो कि आपका सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होगा और इसी को ही हम लोग जो है वो पायरोलिसिस कहते हैं। पायरोलिसिस क्लियर। तो देख लीजिए यहाँ बताया जा रहा है यह एक तापीय अपघटन प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे तापीय मतलब ये टेम्परेचर को बढ़ाकर ये डिकम्पोज करता है यानी कि अपघटित करता है। तो यह एक तापीय अपघटन प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ को अति उच्च तापमान पर नियंत्रित वातावरण में अपघटित किया जाता है। मीन्स टेम्परेचर रहेगा लेकिन मीन्स तापमान बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और उसके बाद वो अपघटित होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इसमें पदार्थ को एक उच्च तापमान पर नियंत्रित वातावरण यानी कि उसमें उस वातावरण में ऑक्सीजन को हम लोग भेजेंगे नहीं, बिना ऑक्सीजन के टेम्परेचर को हाई कर देंगे उच्च तापमान में, जो आपका अपशिष्ट है पदार्थ है उसको हम लोग अपघटित कर देंगे। और इस प्रक्रिया में पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव आ जाता है। तो पदार्थ का जो आपका रासायनिक संरचना है, जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो जाता है, बदलाव आता है। अतः इसे ताप रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। तो इसके जो है रासायनिक संरचना में बदलाव आता है तापमान के कारण, तो इसको हम लोग ताप रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। फिर देख लीजिए बायोमास। तो हम लोग बायोगैस का उत्पादन करने के लिए बायोमास का अवायवीय अपघटन करते हैं, जिससे आपका बायोगैस मुख्यतः प्राप्त होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका बायोगैस प्राप्त हुआ है उसी बायोगैस में जब CO2 की मात्रा को कम कर देंगे तब आपका बायोमीथेन का जो उत्पादन हो सकता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो बोला जा रहा है कि बायोमास के पायरोलिसिस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर अपघटित किया जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ विभिन्न रासायनिक तथा भौतिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और यही जो है वो आपका क्या कहलाता है, तो पायरोलिसिस कहलाता है। पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस प्रक्रिया में जो आपका कार्बनिक पदार्थ है इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उसके बाद उच्च तापमान में हम लोग इसको अपघटित करते हैं और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ जो है इसमें कुछ विभिन्न रासायनिक और भौतिक पदार्थों का जो है परिवर्तन देखने को मिलता है और इससे आपका जैव ईंधन बन जाता है। क्लियर, यही बात है। तो पायरोलिसिस प्रक्रिया क्या है, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा पायरोलिसिस प्रक्रिया का मैप देख लेंगे। ये देख लीजिए पायरोलिसिस प्रक्रिया। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये जो है वो आपका बायोगैस है। बायोगैस ये रहा आपका, ऊपर कर देते हैं इसको, ठीक है, तो ऊपर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका बायोगैस है। बायोगैस को हम लोग ड्राइंग में भेजे हैं और ड्राइंग में क्या है कि यहाँ पे सुखाया गया है पूरी तरीके से। तो ड्राइंग में पहले बायोगैस जो है, बायोगैस को हम लोग ड्राइंग में भेजे हैं। ड्राइंग में क्या होता है, यहाँ पे इसको सुखाया जाता है। उसके बाद जो है वो दो को आपका यहाँ पे एक लगा रहता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या है कि इसको ग्राइंडिंग में क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है। पहले हम लोग बायोगैस को ड्राइंग में भेजे, ड्राइंग में इसको सुखाया जाएगा। उसके बाद ड्राइंग से हम लोग इसको ग्राइंडिंग में भेजेंगे और ग्राइंडिंग में इसको जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। क्लियर, तो इसको ग्राइंडिंग में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका पायरोलाइसिस रिएक्टर में जाएगा और पायरोलिसिस रिएक्टर में क्या होता है तो वो देख लीजिए। पायरोलिसिस जो आपका रिएक्टर है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, देन जल यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो यहाँ पे जल नहीं रहा है। देखिए आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन की स्थिति में ही कोई चीज़ जलता है, बिना ऑक्सीजन के स्थिति में अनुपस्थिति में कोई चीज़ जलेगा तो नहीं जलेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका बायोगैस को हम लोग ड्राइंग में भेजे, वहाँ पे इसको सुखाया गया। ड्राइंग से इसको हम लोग ग्राइंडिंग में भेजे, जहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया। और ग्राइंडिंग के बाद इसको हम लोग पायरोलिसिस रिएक्टर में भेजे, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। देन वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तब ये जलेगा नहीं, और जब ये जलेगा नहीं तो ये जो है वो अवस्था परिवर्तन करेगा। और ये जो अपना अवस्था परिवर्तन करेगा ये तीनों फॉर्म में करेगा, सॉलिड में भी करेगा, लिक्विड में भी करेगा और आपका गैस में भी करेगा।
तो ये अगर सॉलिड में किया तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोचार। क्या बोलते हैं? बायोचार। जब ये लिक्विड में करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो ऑयल। और जब ये गैस में करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक गैस, जो कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और आपका मीथेन गैस के रूप में होता है, सिंथेटिक गैस। क्लियर? आगे देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि तीनों का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में हो सकता है। ये तीनों जो है, या तो आप बायोचार, बायो ऑयल या फिर सिंथेटिक गैस, ये तीनों का इस्तेमाल जो है वो आप जैव ईंधन के रूप में कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, एक है आपका क्वेंचिंग प्रक्रिया है। ये क्या है कि ये एक प्रक्रिया है, और कैसा प्रक्रिया है? तो ये प्यासा कर देता है, प्यासा कर देना लिक्विड से चेंज गैस में। अच्छा देखिए, पहले जब हम लोग बताए कि बायोगैस को ड्राइंग में भेजे, ड्राइंग से ग्राइंडिंग में भेजे, ग्राइंडिंग से पैरोलिसिस रिएक्टर में भेजे, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, देन ये जलेगा नहीं, और ये जब जलेगा नहीं तब ये अपना अवस्था परिवर्तन करेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में। सबसे पहले ये सॉलिड बनेगा, सॉलिड से बाद ये लिक्विड बनेगा, लिक्विड में फिर आपका एक क्विंचिंग प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, जहाँ पे ये लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। तो इससे कुछ लिक्विड बनेगा, इससे कुछ आपका गैस बनेगा, गैस में आपका सिंथेटिक गैस बनेगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपका जो है वो पायरोलिसिस प्रक्रिया ये आपका पूरा था। तो ये जो कहानी बताया है सारा, ये आपका पायरोलिसिस प्रक्रिया है। फिर देख लीजिए, ये जो गैस बना, ये गैस वापस रिसाइकलिंग होगा, और ये जो गैस है वो आपका पायरोलिसिस रिएक्टर में वापस आएगा। तो ये गैस का रिसाइकलिंग होगा और ये पायरोलिसिस प्रक्रिया में वापस आएगा। आई होप ये जो लाइन है आपको समझ में आ गया, यहाँ तक की बातें। इसी में बोला जाता है ओवरऑल, देखिए तो बोला जाता है कि पायरोलिसिस मीन्स टेम्परेचर बहुत अधिक देना है, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देंगे, बिना ऑक्सीजन का यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। देन क्या होगा? वो जलेगा नहीं, बट वो अपना अवस्था परिवर्तन कर देगा, किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। क्लियर? तो ये जो है वो सारा आपका प्रक्रिया था पायरोलिसिस का। तो आई होप ये जो लाइन है पायरोलिसिस का प्रक्रिया जो है वो आपका समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो आपका जो पहला जो है आपका नवीकरणीय संसाधन जैव ईंधन यहाँ पे जाकर कंप्लीट हो गया है। तो पहला जो प्रक्रिया है, पहला जो ऊर्जा है, जैव ऊर्जा या फिर जैव ईंधन की बात करते हैं, जो कि आपका नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे जाकर। जैव ईंधन में हम लोग सब कुछ देख लिए क्या क्या है सो, और ये आपको ज़्यादा नहीं, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग साइंस एंड टेक, ये देखिए पेपर 6 जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें आपका 32 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 32 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 5 से 6 पेज का आंसर लिख दीजिए, 6 पेज का आंसर लिख दीजिए, काफ़ी है। तो 6 पेज में आपका 32 मार्क्स का आंसर लिख सकते हैं, और वो भी एक आपका बेहतर अच्छा खासा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आगे देख लीजिए, अब हम लोग अगर बात करें तो जैव ईंधन जो टॉपिक है, इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप ये जैव ईंधन समझ गए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को लिखने की स्थिति में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन, रुकिए एक मिनट। पहला क्वेश्चन है, जैव ईंधन के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ क्या हो सकते हैं? भारत में जैव ईंधन उत्पादन की संभावनाओं एवं चुनौतियों के विस्तार से चर्चा करें। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जैव ईंधन क्या है और यह ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचाता है, और भविष्य में इसके संभावनाओं एवं चुनौतियों की चर्चा करें। तो ये आपको पूरा जो है वो जैव ईंधन के ऊपर डिटेल से आंसर यहाँ तक देखने को मिल जाता है। तो आप इसको जो है वो जैव ईंधन के ऊपर में डिटेल से यहाँ तक आंसर लिखिएगा, ठीक ना। तो ये रहा आपका जैव ईंधन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। अगर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात करें तो इसमें कौन कौन आएंगे देख लीजिए। एक आपका आ जाएगा सौर ऊर्जा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका जैव ईंधन, दूसरा आ जाएगा आपका सौर ऊर्जा, तीसरा आ जाएगा आपका पवन ऊर्जा, ठीक है। चौथा आ जाएगा आपका, देखिए जैव ऊर्जा को ही हम लोग वायु ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला जैव ऊर्जा यानी कि वायु ईंधन, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा जल विद्युत ऊर्जा, पांचवा भूतापीय ऊर्जा, और छठा ज्वारीय ऊर्जा। तो ये 6 गो ऊर्जा आपका जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा जिसको वायु ईंधन कहा जा रहा है, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी 6 वो इसमें आ जाएंगे।
वहीं अगर हम लोग गैर नवीकरणीय की बात करें, जो कि आपका नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, तो इसमें हम लोग कोयला की बात करते हैं, इसमें हम लोग पेट्रोलियम की बात करते हैं, इसमें हम लोग नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक संसाधन की प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, और इसमें हम लोग जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये वाला तो सर डिटेल से पढ़ाएंगे सभी के बारे में, छेवों के बारे में, लेकिन ये जो चारों है ये आपको खुद से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस बार अगर आप देखिएगा तो आपका सौर ऊर्जा से एक क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में, तो जेपीएससी मेंस में सौर ऊर्जा से एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है, तो सौर ऊर्जा भी आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लासेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी आज हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो गया है जैव ऊर्जा। अब हम लोग सौर ऊर्जा को कंप्लीट करेंगे, फिर आपका पवन ऊर्जा को, फिर जो है वो आपका जल विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर आपका भूतापीय ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर आपका ज्वारीय ऊर्जा पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कोयला के बारे में पढ़ेंगे, कोयला, पेट्रोलियम, फिर आपका प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे, फिर आपका जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे। इसमें से सबसे बड़ा जो है वो सर पढ़ाए हैं ये वाला टॉपिक, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, ये डिटेल से पढ़ाए हैं सर 5 से 6 पेज में। और इसी अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में आपका न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है, इसका गुण और इसका दोष भी पढ़ना है, फिर आपका जो है वो परमाणु नीति पढ़ना है हम लोगों को। इसी में हम लोग CTBT और आपका NPT के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो सर बताए हैं डिटेल से हम लोगों को। तो हम लोगों को केवल कोयला के बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा जिससे आप 5 पेज लिखने की स्थिति में रहोगे। उसके अलावा हम लोग को पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना होगा, इसके अलावा हम लोग को प्राकृतिक गैस के बारे में 3 ये जो है 3 पॉइंट इसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो आई होप इस तरह से हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आज हम लोग जो है वो जैव ईंधन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कल की क्लास में सौर ऊर्जा को पढ़ेंगे। और ये जो आपका भारत में ऊर्जा की जो मांग वाला है टॉपिक, मतलब सॉरी देश में ऊर्जा की मांग का जो टॉपिक है, जिसमें हमको नवीकरणीय और नवीकरणीय सभी ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये वाला जो टॉपिक है वो आपका आने वाला 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट होगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो थोड़ा सा पैसेंस बनाकर चलिएगा। ठीक है, 7-8 क्लास भी लग सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।